हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई उस कंपनी के बारे में। वो टेक्सटाइल कंपनी की एक यान बनाने वाली कंपनी है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। बट इससे पहले कि हम इसके डिस्कशन में जाएं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमारी कोई होल्डिंग नहीं है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा एजुकेशन देना। ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें या नहीं खरीदें। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताना है, कंपनी क्या करती है और उसके बारे में समझाना है। फिर अगर आपको कंपनी पसंद आए या ना आए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। चलिए, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। नेट शायद थोड़ा स्लो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अंबिका कॉटन मिल्स का, तो ये करंटली 905 के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है कंपनी। करंट प्राइस इसका 1580 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो 2830 रुपये ऊपर गया हुआ है। और 52 वीक लो देखें तो 1320-24 रुपए के आसपास है। तो अभी करीब करीब 52 वीक के बहुत आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही। तो काफी एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिल चुका है। करंटली स्टॉक का पीई का बात करें तो 5.5 के पीई में कंपनी अवेलेबल है। बुक वैल्यू इसका 1380 रुपया है। तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू से भी बहुत क्लोजली ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक का अगर मैं बात करूं तो इट इज ओनली 1.14, जो कि वैल्यूएशन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। मार्केट कैप टू सेल्स का अगर बात करें तो इट इज ओनली 0.92। तो यहाँ भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है कंपनी। और कंपनी के रिटर्न्स का बात करें तो ये बहुत अच्छा रिटर्न्स इन्होंने पास्ट में बना के दिया है। यानी पिछले 12 महीना में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 38% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका ऑलमोस्ट 28% रहा है। सेल्स का बात करें तो 985 करोड़ का सेल्स रहा है पिछले 12 महीनों में। अर्निंग पर शेयर का बात करें तो 289 रुपीज का ईपीएस करती है कंपनी। पिछले 12 महीना में इतना का ईपीएस किया है। लास्ट एक दो क्वार्टर पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी वीक रहे हैं। तो हो सकता है इनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा खराब हुआ होगा लास्ट एक दो क्वार्टर में, और वही कारण है कि ये थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नंबर्स जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने है। तो चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कंपनी काफी अच्छा वैल्यूएशन पे, मतलब बहुत हाई ट्रेड कर रही थी। ये फरवरी 2022 के आसपास का बात है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल स्टॉक्स में करेक्शन आना चालू हुआ, तो ये गिरते चले गए, गिरते चले गए। थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किया बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। एंड फाइनली दिसंबर, यानी पूरे अक्टूबर से ही आप देखेंगे तो एक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक में चल रहा है। पर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैं बात करूं तो ये लोग बेसिकली कॉटन यान्स बनाने में है। तो ये लोग जो यान बनाते हैं तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड यान बनाते हैं, इसलिए इनको मार्केट में प्राइस भी ज्यादा मिलता है उस यान के लिए। वो अभी हम लोग बिजनेस मॉडल में समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा खाली इसके नंबर्स को क्रंच करते हैं, फिर बिजनेस में आते हैं। कंपनी एक ने अपना डेट काफी घटाया है। आज ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री बन चुकी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट जस्ट 1.14 टाइम्स द बुक वैल्यू। Company has delivered good profit growth. Company has been maintaining healthy dividend payout. तो ग्रोथ अच्छा है, डिविडेंड भी देती है कंपनी और साथ में डेट फ्री भी है। तो ये सारा चीज इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाता है। पीयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल अभी 7 के पी पे, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज 8.4, अरविंद 6 के पी पे, नितिन स्पिनर्स 4 के पी पे, सतलज 5 के पी पे, अंबिका भी 5.5 के पी पे। तो सारे लोग इसी आसपास पी पे ट्रेड कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स, आप पूरे पीयर ग्रुप में आप देखें तो अंबिका कॉटन मिल्स आज भी रिटर्न्स के मामले में अपने पीयर ग्रुप से सबसे अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको ऑलमोस्ट दिखेगी। नितिन स्पिनर्स का परफॉर्मेंस भी आसपास अंबिका ग्रुप
अंबिका के आसपास ये रिटर्न ऑन इक्विटी इज इनफैक्ट बेटर देन अंबिका कॉटन। तो ये भी एक कंपनी है जो आई थिंक हमें देखनी चाहिए, टेक्सटाइल में अच्छा काम कर रही है। तो वी शुड हैव अ लुक एट दिस कंपनी ऑल्सो। वर्धमान टेक्सटाइल इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है। बट 38% का रिटर्न अंबिका के सामने ये अभी भी थोड़ा कम है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका सितंबर का जो लास्ट रिजल्ट आया था, हम देख सकते हैं 219 करोड़ का टॉप लाइन किया था। जबकि पिछले सितंबर में ऑल्सो इट वाज अराउंड 220 करोड़। तो भले ही मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ है टेक्सटाइल को लेके, थोड़ा सेक्टर में पूरा वीकनेस आया है, स्लो डाउन आया है, बट स्टिल उन्होंने अपने रिवेन्यू को मेंटेन किया। हाँ, डिप क्या हुआ है, इनका जो 31% का मार्जिन था पिछले साल, वो गिर के 20% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनका नॉर्मल जो सस्टेनेबल मार्जिन है वो 15 से 20% के रेंज में ही रहता है। ये 30, 31 और 30%, ये जो 3 क्वार्टर पिछले साल गए थे, वहां पर मार्जिन वॉज टू गुड। और ये क्यों होता है, ये इनको कभी कभी इन्वेंट्री गेन का फायदा मिल जाता है। लो प्राइस पे इनके पास इन्वेंट्री और मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आप समझ लो कि अगर 20% से या 20-22% से ऊपर अगर मार्जिन आ रहा है, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से आ रहा है, वो सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है। तो कंपनी का अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इनका सस्टेनेबल मार्जिन अगर हम बात करें तो ये 20% के रेंज में रहता है, 20-22% के रेंज में, 18 से 22% के रेंज में जनरली रहता है। जो सस्टेनेबल मार्जिन हम बोल सकते हैं कि 18 से 22 रहना चाहिए। 18 के नीचे जाना मतलब इट इज नेगेटिव फॉर देम, और 22 से ऊपर अगर जा रहा है मार्जिन तो कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से जा रहा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो सितंबर क्वार्टर में ईपीएस जनरेट किया 49 रुपीज का, जो कि जून में 68 रुपीज के आसपास था, दिसंबर में 81 रुपीज का था, और मार्च में सॉरी, एंड दिसंबर में 90 रुपये का था। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है इनका अर्निंग पर शेयर फॉल हो रहा है। तो यही कारण है अर्निंग पर शेयर फॉल होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक प्राइस में इतना सारा करेक्शन आया। अब क्वेश्चन आता है कि ये फॉल के आगे भी बना रहेगा या आगे यहाँ पर किसी तरह का कुछ रिबाउंड देखने मिलेगा। रिबाउंड आएगा तो कहाँ से आएगा, ये मार्जिन अगर इंप्रूव होते हैं तो वहीं से आएगा। तो बीच में कॉटन के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे और यान के प्राइसेस उतने नहीं बढ़े थे। इनके बिजनेस मॉडल को आप समझिए, ये बिजनेस इंडस्ट्री काम कैसे करती है। कॉटन का एक प्राइसेस होता है, एक यान का प्राइसेस होता है। कॉटन का प्राइस बढ़ गया और यान का प्राइस साइमल्टेनियसली अगर नहीं बढ़ता है, तो ये जो गैप, इनका जो मार्जिन जो हम लोग को देखने मिल रहा है, ये मार्जिन डिप होने लगता है। तो इतना डिप होने के बावजूद भी अगर कंपनी 20% का मार्जिन जनरेट कर पा रही है, जो कि इनके पीयर शायद 20% भी जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो वहां पर दिखता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इनका इनके पास अभी भी प्राइसिंग पावर है कि कस्टमर इनको 20% मार्जिन कमाने देते हैं। तो बुरे समय में अगर 20% कमा पा रही है, तो अच्छे समय में आप देख सकते हो ये कहाँ तक जा सकती है, 30% तक का भी मार्जिन कमा सकती है, अगर थोड़ा सा यान प्राइसेस बढ़ता है और स्प्रेड इनका बढ़ता है। तो कंपनी फंडामेंटली तो ठीक ही लग रही है, नंबर्स थोड़े खराब है, हमें ट्रैक करना होगा आगे कि इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अगर आप जेन्युइनली इस कंपनी को स्टडी करना चाहते हैं तो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर साल का बात करें तो मार्च 21 में इनका टोटल सेल 633 करोड़ था, जो कि 22 में बढ़ के 921 करोड़ हो गए, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 985 करोड़ का सेल। तो सेल्स में हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आ रहा है, वो यहाँ से 18 में 10% का था, फिर 12% का हुआ, मार्च 20 में गिर गया, मार्च 21 में भी कोई बहुत ज्यादा इनका वो नहीं आया ग्रोथ। बट हाँ, FY 22 में इनका 45% का टॉप लाइन ग्रोथ आया, विच वॉज अ फिनोमिनल साइन, विथ 29% EBITDA। तो ग्रोथ आया 45% विथ 29% ऑफ मार्जिन। तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ था FY 21-22 में, क्योंकि टॉप लाइन भी ग्रो कर रहा है एंड मार्जिन भी ग्रो कर रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर में कितना जंप आया था, जो 118 रुपया का अर्निंग था वो सीधा 314 रुपया का हो गया, और आज भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 290 रुपए के आसपास है। बैलेंस शीट का बात करें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, रिजर्व्स में इनके पास 786 करोड़ है, फिक्स्ड एसेट इनके पास 219 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। ग्रॉस ब्लॉक का अगर मैं बात करूं, करीब करीब 650 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक।
तो 650 करोड़ के ग्रॉस ब्लॉक में कंपनी 921 करोड़ का रेवेन्यू, या फिर बोल सकते हैं 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो करीब करीब 1.4 के आसपास का ग्रॉस ब्लॉक टर्नओवर इनका जनरली है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस ब्लॉक टर्नओवर जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 1.5 के आसपास है। तो इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। कैश फ्लो का बात करें तो देख सकते हैं 60 करोड़, 16 करोड़, और यहाँ पर मार्च 22 में एकदम से 300 करोड़ हो गया था। तो ये जो कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया, उसी से इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करके अपने आप को डेट फ्री बना लिया। तो कंपनी डेट फ्री होने की वजह से क्या हो गया इनके ऊपर, अब अगर इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लो डाउन भी होता है ना, दे आर नॉट अफेक्टेड। इनके इनके पास अगर रिस्क है तो खाली ऑपरेटिंग रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क आज इनके पास नहीं है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर सॉरी कैश कन्वर्सन साइकिल का मैं बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, 240 दिन से 280 दिन हुआ, 21 में 272 दिन हुआ, बट मार्च 22 में ये घट के 140 दिन हो गया। तो कैश कन्वर्सन साइकिल जब इतना रिड्यूस हो गया, तो यानी आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आधा हो गया। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आधा होने का मतलब है आपको अब डेट की जरूरत आधी हो गई, या फिर नहीं रह गई डेट की। तो डेट का जब जरूरत नहीं होता है, अपने आप को लोन फ्री बना लिया है, डेट फ्री बना लिया, आपका इंटरेस्ट का पैसा बच रहा है, तो वो सारा चीज एक्चुअली बॉटम लाइन में काम आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर के पास कॉन्स्टेंटली 50% के आसपास का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने होल्डिंग थोड़े से कम किए हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। मे बी द रीजन इज कि जो इनका जो मार्केट कैप इज ओनली 1000 करोड़, तो वो लोग इतनी छोटी कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मेजॉरिटी शेयर आज भी किसके पास है, प्रमोटर के अलावा पब्लिक के पास है। पब्लिक में देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग नाम है कि नहीं। तो ऐसा कोई यूनिक नेम, वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड बोल के कंपनी है, वो हुआ करती थी, ग्रुप कंपनी होगी पता नहीं, बट ऐसा कोई मार्केट इन्वेस्टर नहीं है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के तो ऐसा ही लगता है कि बिजनेस ठीक है, बट बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल स्टोरी बनता हुआ तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि कंपनी कुछ मल्टी बैगर बन जाएगी। बट एज अ ट्रेडर अगर आप सिक्लिकल प्ले करना जानते हैं या करना चाहते हैं तो दैट इज योर कॉल। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कंपनी को प्रमोट करने का, सिर्फ आपको बताना मेरा इंटेंशन है। आप कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। अंबिका कॉटन मिल क्या काम करती है समझ लेते हैं। इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ स्पेशलिटी कॉटन यार्न, catering to the needs of manufacturers of premium branded shirts and t-shirts। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जो कॉटन यान बनाते हैं उसका क्वालिटी कुछ स्पेशल है, कुछ अलग तरह का कॉटन यान है, जो कि प्रीमियम शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। Export constitutes significant portion of the operations. The company operates with total installed spindle capacity of 1,08,288। तो इनके पास 1,08,000 स्पिंडल्स हैं। स्पिंडल्स क्या होते हैं बेसिकली, जब आप यान बनाते हैं तो कॉटन को यान में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन लगता है वो होता है स्पिंडल। और नंबर ऑफ स्पिंडल एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका कितना यान बनाने का कैपेसिटी। ठीक है। Of the compact facility housed in 4 units and knitting facility of converting 40,000 kg of yarn per day into fabric। तो आप देखिए टेक्सटाइल का वैल्यू चेन कैसे काम करता है। आपके पास कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे होता है। कॉटन से आप यान बनाते हैं और फिर यान से आप निटिंग फैब्रिक्स बनाते हैं, उसको यान को निट करके, यानी निटिंग मतलब सिलाई करना, उससे आप फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इनके पास स्पिंडल है 1,08,300 स्पिंडल के आसपास है, जिससे ये लोग कॉटन से यान बनाते हैं। और 40,000 kg ऑफ यान को पर डे फैब्रिक्स में कन्वर्ट करने का भी क्षमता है। तो दे आर नॉट ओनली मेकिंग यार्न्स, दे आर ऑल्सो मेकिंग फैब्रिक्स। मार्की कस्टमर्स का अगर बात करूं तो export accounts for 66% of the revenue in FY22, and the main overseas client are Quintex Enterprise, Corpatorio, Pacific Textile and Vintex Investment Company। ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स। डोमेस्टिक में अरविंद मिल्स, रेमंड, अशीमा टेक्सटाइल एंड मुरारजी, ये इनके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का। तो मैन्युफैक्चरिंग में द कंपनी ऑपरेट्स विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1,08,000 स्पिंडल्स हाउस्ड इन 4 units ऑफ निटिंग कैपेसिटी ऑफ 40,000 kgs। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है।
ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का बात करें तो FY 22 में क्या हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इज फ्रॉम एशिया। तो एशिया से 59% रेवेन्यू आता है, इंडिया से, एशिया मतलब अदर देन इंडिया, इंडिया से 34%, अफ्रीका 3% एंड नॉर्थ अमेरिका 2%। यानी हम देख सकते हैं कि ये लोग अमेरिका या यूरोप पे बहुत ज्यादा इनका डिपेंडेंसी नहीं है। अमेरिका से सिर्फ 2% और यूरोप से 2%। मेन इनका डिपेंडेंसी कहाँ पर है, एशिया में। तो इनका जो यान है या फैब्रिक है, ये एशिया में ज्यादा बिकता है। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन फॉर FY 22, कॉटन अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ द रेवेन्यू, while yarn accounted for 34% and waste cotton 9%। तो मे भी हो सकता है ये लोग कॉटन भी बेचते हों, क्योंकि ये बोल रहा है कॉटन अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ द रेवेन्यू। प्रीमियम क्वालिटी यान, इनके यान का खासियत क्या है कि इसका क्वालिटी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। कैसे बनाते हैं, अंबिका कॉटन मिल स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पैक्ट ELI ट्विन यान। तो ये नाम याद रखिएगा, ELI ट्विन यान जो है ये स्पेशल क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का यान है जो बनाता है। द कंपनी यूजेस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। इसमें क्या होता है, जो स्टेपल का लेंथ है वो थोड़ा लंबा होता है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन इन यान मैन्युफैक्चरिंग बाय इंपोर्टिंग हाई क्वालिटी गीजा एंड पीमा कॉटन फ्रॉम इजिप्ट एंड यूएस रेस्पेक्टिवली। तो हाई क्वालिटी यान ये लोग इंपोर्ट करते हैं, हाई क्वालिटी कॉटन, सॉरी यान नहीं, गीजा और पीमा नाम का जो कॉटन है। तो गीजा वाला जो कॉटन है हाई क्वालिटी कॉटन है जो यूएस से आता है, इजिप्ट से आता है। और पीमा जो है यूएस से आता है। ठीक है। फिर दिस इज यूज टू मैन्युफैक्चर प्रीमियम ब्रांडेड शर्ट्स एंड टी शर्ट्स। फिर इनका विंड मिल सेगमेंट है, जहाँ पर इनके पास अपने विंड मिल है कैप्टिव रिक्वायरमेंट्स के लिए, 27.4 मेगावाट कैपेसिटी के। अब इस बिजनेस में दिक्कत क्या है, कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि यान मैन्युफैक्चरर्स बहुत है इंडिया में। तो इंडस्ट्री फेसेस लॉट ऑफ कंपटीशन। और यान जो है ना, इसमें बेसिकली ये कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो अंबिका कॉटन इज वन एक्सेप्शन, जिनके यान का क्वालिटी एक अलग लेवल का है, जिसके वजह से प्राइसिंग पावर थोड़ा बहुत इनको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बाकी कंपनीज के बात करूं तो उनके यान सब एक जैसे ही होते हैं, कमोडिटी यान होते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्राइसिंग पावर इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इनका जो मार्जिन है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिखते हैं। कोई भी यान मैन्युफैक्चरर्स हो, उनके मार्जिन हमें काफी फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंबिका कॉटन। उम्मीद करता हूँ आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या काम करती है, क्या इसका बिजनेस है, टेक्सटाइल में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।